ये कहानी है शर्मा निवास की। बबीता शर्मा अपनी बहू पीहू शर्मा और बेटा अनिकेत के साथ रहा करती थी। बबीता जो कि आए दिन घर में कीर्तन पूजा पाठ किया करती थी, हमेशा राम नाम जपा करती थी, जिससे हर कोई उसे सिंगर कहता था। ऐसे ही एक दिन बबीता अपने घर में फिर से कीर्तन करवाने का सोचती है और अपनी बहू पीहू से कहती है, अरे बहू, 2 दिन बाद घर में कीर्तन है, कुछ मेहमान भी आने वाले हैं, तो घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। बहुत सारा खाना भी बनाना पड़ेगा तुझे, और इस बार ना बहू, तुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। माँ जी, आप ही बताओ ना, आप महीने में 67 कीर्तन तो करवा ही लेती हैं और मैं ना अकेले इतना सारा काम करके थक जाती हूँ। कोई मदद करने वाला भी नहीं है मेरी। हाँ बहू, इतना तो करना ही पड़ता है ना ससुराल में, और अगर तुझसे घर के काम काज नहीं होंगे तो तू क्या करेगी। देख, मैं ना अपने जमाने में गायिका थी और मुझे ये कीर्तन भजन करने का बहुत शौक था, और अभी तक चल ही रहा है ये सब, और जब तक जीऊंगी ना तब तक करती रहूंगी मैं। तो घर में एक नौकर रख लेते हैं ना, कम से कम रसोई का काम मैं देख लूंगी और वो जो नौकर होगा वो बाहर का काम कर लेगा। मैं अकेले घर और बाहर दोनों के काम करके थक जाती हूँ। नौकर तो रख लेंगे, लेकिन उनको पैसे कौन देगा, इसीलिए जितना बोला जाए उतना ही किया कर, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुझे। पीहू गुस्से में अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को फोन करके कहती है, माँ, कैसे घर में मेरी शादी कर दी है आपने। ये बुढ़िया दिन भर कीर्तन भजन करती रहती है, सुबह सुबह उठकर ऐसे भजन करती है जैसे खुद को लता मंगेशकर समझती है। महीने में न जाने कितने कीर्तन करती रहती है। पूजा पाठ करके घर की साफ सफाई करो और फिर भगवान से फल मांगेंगे। अरे बेटा, अब क्या कर सकते हैं, सबका नेचर एक जैसा थोड़ी होता है। अब वो तेरी सास है, कैसी भी है, तुझे उससे ही बना के रखनी है। बाकी लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ी सी तकलीफ उठा ले। हाँ हाँ, अब तो बस मेरी सास का ही साथ देती हैं आप, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है खुद की लाइफ में। बेटा, ऐसा नहीं है, ससुराल में ना थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। अगर तेरी सास को भजन करना, गाना गाना और कीर्तन करना ये सब अच्छा लगता है तो तू अपनी सास का थोड़ा सा साथ दे दे। कम से कम वो भी खुश रहेगी कि मेरी बहू मेरा हमेशा ख्याल रखती है, और ससुराल में तेरा मान सम्मान भी बना रहेगा। साथ ही साथ तेरी सास भी तुझे प्यार करने लगेगी। आप तो रहने दो, मैं खुद ही जुगाड़ लगा लूंगी। कुछ परेशान हो गई हूँ बहुत ज्यादा इनसे, सुबह सुबह इतनी जोर से शंख बजाती है, ऐसा लगता है एक दिन मैं बहरी हो जाऊंगी। अरे ऐसा नहीं बोलते मेरे बच्चे, तू जा, कीर्तन है ना तेरे घर में, जाके साफ सफाई कर ले अच्छे से। ऐसे ही अगले दिन कीर्तन शुरू हो जाता है। पीहू का काम करके बुरा हाल हो जाता है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन बबीता पीहू को आवाज लगाती है। बबीता बहुत देर से पीहू को आवाज लगाती है, लेकिन पीहू को अपनी सास की आवाज नहीं आती। तभी बबीता गुस्से में पीहू के पास जाती है और उससे कहती है, अरे बहरी हो गई है क्या, मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तुझे तो समझ में नहीं आती मेरी बात। मुझे ना भूख लग रही है, खाना मिलेगा आज या नहीं मिलेगा। अरे पीहू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुझे। अरे बहरी हो गई है क्या ससुराल की जिम्मेदारी उठाते उठाते, या फिर तेरी हालत खराब हो चुकी है। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या। हे भगवान, मैं बोल रही हूँ कि मुझे खाना चाहिए, खाना। अरे सासू माँ, आपको पता है ना मुझे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता। आपको गाना गाना आता तो आप कहिए ना, मुझे गाना वाना नहीं आता। मुझे भूख लग रही है बहू। भूत, आज के समय में भूत होता है क्या। माँ जी, आप ना हद करती हो, लगता है कोई डरावनी मूवी देख ली आपने, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे तू पागल हो गई है क्या, मैं कब से बोल रही हूँ कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे मानो तू बहरी हो चुकी है, जो मैं कह रही हूँ उसका उल्टा जवाब दे रही है मुझे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहती है मुझसे, और ये गाना वाना मुझे नहीं आता, आप अकेले ही गाओ। बेचारी बबीता पीहू को समझाते समझाते थक जाती है और वह अकेले किचन में जाकर खुद खाना निकाल कर खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन फिर से बबीता किसी काम को लेकर पीहू को आवाज लगाती है और उससे कहती है, अरे बहू, मुझे ना चाय पीनी है, जरा मेरे लिए चाय बना दे 1 कप। अरे माँ जी, आपको कहाँ गाय नजर आ रही है। अरे बहरी, चाय बोला है, चाय, गाय नहीं। माँ जी, मेरे पास ना बहुत काम है, आप मुझे ना फालतू में परेशान मत करो। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। पीहू को अब सुनाई देना बंद हो जाता है। बबीता उसे हॉस्पिटल ले जाती है।
जहां डॉक्टर उसकी कुछ जांच करते हैं और उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी पीहू को सुनाई नहीं देता। बबीता पीहू के बहरे होने का जिम्मेदार खुद को मानने लगती है। मेरी बहू ना लगता है कि मेरी वजह से बहरी हो गई है। दिन रात मैं शंख बजाती थी, रात दिन मैं भक्ति करती रहती थी। शायद मेरी बहू के कान के पर्दे फट गए हैं, वो भी मेरी वजह से। अब मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। अनिकेत भी बहुत परेशान हो जाता है और एक दिन अनिकेत अपनी माँ बबीता से कहता है, माँ मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोल, क्या बात है? वो माँ, मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और माँ वैसे भी पीहू बहरी हो चुकी है, अब वो हमारे घर के लायक है ही नहीं, इसलिए मैं आपको ना उस लड़की से मिलवाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं उससे शादी कर लूँ और इस घर में उसे बहू बनाकर ले आऊँ। अरे बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? अगर बहू को पता चला तो उसे कितना बुरा लगेगा। माँ उसे पता ही नहीं चलेगा, वैसे भी वो बहरी हो गई है, उसे सुनाई नहीं देगा कि हम आपस में क्या बात कर रहे हैं। और आपकी जो दूसरी बहू होगी वो एक रिश्तेदार की तरह घर में रहेगी और ऐसा पीहू को हम बताएंगे। बाकी वो मेरी पत्नी। लेकिन एक बार सोच ले, कहीं पीहू को पता ना लग जाए। अरे माँ, पीहू को कुछ भी पता नहीं चलेगा। पीहू अनिकेत और बबीता की सारी बातें सुन रही थी। दरअसल पीहू बहरे होने का नाटक कर रही थी। वो अपनी सास की हरकतों से परेशान हो गई थी, इसलिए उसने बहरे होने का नाटक किया। जब ये बात पीहू को पता चलती है कि अनिकेत के जीवन में कोई और लड़की है, तब पीहू को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो तुरंत अनिकेत और बबीता के पास जाती है और कहती है, ये सब क्या है अनिकेत? आप मेरे होते हुए किसी और लड़की से शादी करना चाहते हैं? शर्म नहीं आ रही आपको ये सब करते हुए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ? देखो, मुझे अब बहरा मत समझो। मैंने अपने इन्हीं दोनों कानों से सुना है कि आपने खुद माँ से ये बात बोली है कि आपको किसी और लड़की से प्यार हो गया और आप उससे शादी करना चाहते हैं। इसका मतलब कि तुम्हें सुनाई देता है? तुम सुन सकती हो? हाँ, मुझे सब सुनाई देता है। बस बहरे होने का नाटक किया था और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन आप मेरे होते हुए किसी और से शादी क्यों करेंगे? ये तो मेरा एक नाटक था, क्योंकि घर में क्या हो रहा है मुझे सब पता है। माँ जब भी तुम्हें कोई काम के लिए कहती थी तब तुम बहरी बन जाती हो, और जब रात को हम दोनों कमरे में होते हैं तब तुम्हें मेरी सारी बातें सुनाई देती थी। इसलिए मैंने सोचा कि जरूर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और फिर मैंने तुम्हें एक दिन पकड़ा कि तुम फोन पर अपनी माँ से बात कर रही हो, और तुम बहरी हो तो फोन पर बात कैसे कर रही हो। इसलिए ये सब ड्रामा किया मैंने, ताकि तुम खुद ये बात सबके सामने स्वीकार कर लो कि तुम झूठ बोल रही हो। सच पकड़े जाने के बाद पीहू को खुद पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी सास से माफी मांगती है और उनसे वादा करती है कि वो फिर कभी भविष्य में ऐसा झूठ नहीं बोलेगी। सुमित्रा देवी, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर थी, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। सुमित्रा को दौलत के अलावा अपने बेटे पीयूष से बहुत ज्यादा प्यार था। वो अपने बेटे के लिए एक बहुत ही सुंदर और अमीर लड़की तलाश रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पीयूष, जिसे ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो कि सुंदर होने के साथ साथ दिल से भी बहुत अच्छा हो। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अपने रिश्तेदारों में पीयूष की शादी के लिए बातचीत करना शुरू कर देती है। लड़की ऐसी हो जो दिखने में सुंदर भी हो, साथ ही साथ हमारे स्टेटस से मैच भी करती हो, क्योंकि हमारा तो पूरा नाम है शहर में और हम उन्हीं लोगों से दोस्ती करते हैं जो हमारी बराबरी के हों, और गरीब लोग और छोटे लोगों से हम बात ही नहीं करते। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारा पीयूष दिखने में इतना सुंदर है, स्मार्ट है, उसके लिए तो लड़की उसके टक्कर की होनी चाहिए, तभी तो बात बनेगी। सुमित्रा ये सारी बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सुमित्रा का पति विक्रम आ जाता है और विक्रम सुमित्रा से कहता है, ऐसा है सुमित्रा, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। फिर तुम अपने घर के लिए ऐसी बहू ढूंढो कि हम दोनों की इज्जत करें और हम दोनों को खूब प्यार दे, हम दोनों की खूब सेवा करें, फिर चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। आप ना ये अच्छे बनने का ढोलक अपनी माँ के सामने ही बजाया करो, मेरे आगे बजाने की जरूरत नहीं है। अरे आपको क्या पता कि मेरे बेटे के लिए इतने बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी अपने लड़के के लिए ऐसी लड़की तलाश कर रही हूँ जो मेरे मन को भाए, जो लड़की अमीर हो, सुंदर हो, साथ ही साथ गुणवंती हो। एक बात हमेशा याद रखना, सारी चीजें जीवन में नहीं मिलती, कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी में बहस होती रहती है। अब यूं ही समय बीतता जाता है और एक दिन पीयूष के लिए एक बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आता है।
लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। सुमित्रा और पीयूष और विक्रम तीनों मिलकर उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं, जहां लड़की बहुत ही मॉडर्न तरीके से तैयार होकर सुमित्रा के सामने आती है। लड़की का नाम प्रिया था। सुमित्रा प्रिया से कहती है, तो बेटा प्रिया, ये बताओ कि घर के काम काज में तुम्हें क्या क्या आता है। वैसे भी घर में तुम्हें काम करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि नौकर वगैरह नहीं है घर में, फिर तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करोगी। मैं ये सब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इंसान को हर अच्छे और बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। आंटी जी, मैंने तो आज तक कभी एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिया, और अगर इन फ्यूचर कभी नौकर नहीं आते या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती कि खुद को काम करना पड़े, तो मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे को घर के कामकाज नहीं आते और मैं घर के कामकाज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इतनी अमीर हूँ, घर की इकलौती बेटी हूँ, और अपने ससुराल में इस तरह से काम करूंगी, पॉसिबल ही नहीं है। लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा का मन उदास हो जाता है और वो बिना कुछ कहे वहां से घर वापस आ जाती है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन पीयूष अपनी कार लेकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी कार खराब हो जाती है। तभी उसे एक बहुत ही सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। उस लड़की का नाम अनामिका था। पीयूष अनामिका के पास जाता है और उससे कहता है, देखो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो? आसपास कोई गैराज मिलेगा तो मुझे बता दो। जी हाँ, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको गैरेज दिखा देती हूँ। पीयूष बार बार अनामिका को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पीयूष को पहली नजर में ही अनामिका से प्यार हो गया है। अनामिका पीयूष को मैकेनिक के पास ले जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी ठीक हो जाती है। पीयूष अनामिका का शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप कहाँ जा रही हो? वो दरअसल यहीं पास के गांव में मेरा घर है, तो घर जा रही थी। बुरा ना मानो तो क्या मैं आपको छोड़ दूं? अरे नहीं नहीं, मैं आराम से चली जाऊंगी। अनामिका के मना करने के बाद भी उसे बार बार अनामिका को फोर्स करने लगता है, लेकिन अनामिका उसकी बात नहीं मानती और खुद अकेले घर की तरफ निकल जाती है। अब समय ऐसे ही बीतता जाता है। पीयूष बार बार अनामिका के बारे में सोचने लगता है। वह अनामिका के बारे में अपने पिता से बात करता है। अच्छा, तो जितनी बातें मैंने सुनी है उस हिसाब से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेरे बेटे को शायद उस लड़की से प्यार हो गया है। देखो, किसी भी रिश्ते में ना प्यार बहुत जरूरी होता है। अगर तुझे वो लड़की पसंद है तो तू अगर कहे तो मैं उस लड़की के घर तेरा रिश्ता लेकर जाता हूँ, बात करता हूँ। पापा, मुझे ना वो लड़की बहुत पसंद आई और उससे बात करने के बाद ना मन में एक ऐसी वाइब आ रही थी जैसे मेरे लिए ना वही परफेक्ट पार्टनर है। और माँ सुनेगी तो शायद मना कर देगी क्योंकि वो लड़की ना एक गांव में रहती है। अरे तो अपनी माँ की चिंता मत कर, हर फैमिली को ऐसी बहू चाहिए होती है जो उसके घर को संभाल ले। और शायद मुझे भी वो लड़की इतना समझाने के बाद पसंद आ रही है, तो ऐसा कर तू कल मुझे इसी बहाने ले चल और मैं भी एक बार उस लड़की को दूर से देख लेता हूँ। ऐसे ही अगले दिन विक्रम और पीयूष दोनों अनामिका को देखने के लिए उसके गांव जाते हैं। विक्रम को भी अनामिका बहुत पसंद आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब विक्रम अनामिका के बारे में अपनी पत्नी सुमित्रा को बताता है। मैंने भी वो लड़की देखी है, बहुत सुंदर है और दिखने में भी बहुत अच्छी है और संस्कारी लगती है। एक बार बात करके देखते हैं उसके घर में। अरे आपका दिमाग ठीक है ना? कहाँ हम इतने अमीर और कहाँ ये इतनी गरीब, कैसे रिश्ता जोड़ेंगे उस घर में हम? अरे तुम एक बार खुद सोचो ठंडे दिमाग से। हम प्रिया को जब देखने गए थे तो प्रिया दिखने में भी बहुत सुंदर थी और बहुत ज्यादा अमीर भी थी, लेकिन वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि उसका नेचर ऐसा था जो एक घर को चलाने लायक नहीं था। लेकिन एक बार अनामिका से मिलो तो। अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो ठीक है, आप जाकर कह देना कि कुछ दिनों बाद हम अनामिका को देखने के लिए आ रहे हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमित्रा अपने परिवार के साथ मिलकर अनामिका को खुद देखने के लिए जाती है। अनामिका बहुत ही साधारण सी लड़की थी और बहुत गरीब थी। अनामिका के आसपास के सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि अनामिका के घर के सामने एक 4 पहिए वाली कार खड़ी है और उसमें से सुमित्रा बहुत सारा शगुन का सामान लेकर निकलती है और अनामिका के घर जाती है और अनामिका के पिता से अनामिका का हाथ मांगते हुए उनसे कहती है, देखिए भाई साहब, हमारे पास ना किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है।
लेकिन ऐसी बहू चाहिए हमें जो हमारे घर को संभाल पाए। संस्कार तो कूट कूट के भरे होने चाहिए उसमें। और आपकी बेटी ना हमें बहुत पसंद है। क्या आप हमें अपनी बेटी देना चाहेंगे? अनामिका के पिता बहुत खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से पीयूष और अनामिका दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। और कुछ ही समय बाद बहुत ही धूमधाम से पीयूष अनामिका के दरवाजे पर बारात लेकर आता है और उससे पूरे मान सम्मान के साथ शादी करके लेकर अपने घर आता है। और इस तरह से अनामिका अपने प्यार से पूरे घर को अपना बना लेती है और हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है। निशा की शादी राजीव से आज हुई थी। आज उसके अपने पति के साथ पहली रात थी। निशा काफी खुश थी कि उसकी शादी अच्छे लड़के से हुई है जिसे वो कॉलेज टाइम से ही पसंद करती थी। निशा अपने कमरे में राजीव का इंतजार कर रही होती है। इतनी रात हो गई और राजीव अभी तक नहीं आए। थोड़ा सा इंतजार कर लेती हूँ। इतना बोलकर निशा कुछ देर और राजीव का इंतजार करने लगती है और इंतजार करते करते उसकी आंख लग जाती है। अब एकदम से निशा की आंख खुलती है और वो देखती है कि रात के 2 बज चुके हैं पर अब तक राजीव कमरे में नहीं आया। रात के 2 बज गए लेकिन राजीव अभी तक नहीं आए मेरे कमरे में। इतना बोलकर निशा राजीव को फोन करती है पर उसका नंबर बंद आता है, जिसके बाद निशा खुद कमरे से बाहर निकलती है जहां निशा देखती है कि राजीव किसी लड़की के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा है। खुशी, मैं तुम्हें पिछले 5 घंटे से एक ही बात समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही बात? मुझे कुछ नहीं समझना। मैंने तुम्हारी शादी उस लड़की से इसलिए करवाई क्योंकि वो अमीर है, समझे तुम? जब तुम्हें अपनी सौतन बर्दाश्त ही नहीं थी तो शादी भी मत करती। और पैसे का क्या है, काम तो कर ही रहा था ना मैं। अब मुझे जाने दो, रात के 2 बज चुके हैं। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। जाओ अपनी दूसरी बीवी के पास, तुम्हारे तो मजे ही मजे। आखिर मुझसे पीछा जो छूटा, नई बीवी जो मिल गई और एक नए पागल तुम्हारे बारे में इतना सोच रही थी, तभी तो मैंने खुशी से तुम्हारी शादी उससे करवा दी जिसे तुम जरा भी प्यार नहीं करते। पर वो लड़की आज तुम पर जान छिड़कती है। सोचो जब उसे ये पता चलेगा कि तुमने उससे धोखा दिया है और तुम पहले से शादीशुदा हो तो क्या बीतेगी उस पर। खुशी, मैंने निशा को अकेले धोखा नहीं दिया है, तुम सब भी मेरे साथ हो और तुम्हारे ही कहने पर मैंने निशा से शादी की है। अगर तुम मुझे इसी तरह से परेशान करोगी तो मैं खुद जाकर निशा को सारी सच्चाई बता दूंगा। अपनी शादी के पहले ही रात में इतना बड़ा सच जानकर निशा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती। निशा उस समय रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद राजीव कमरे में आता है और निशा को जगा हुआ देख बड़ा ही हैरान होता है और उससे कहता है, अरे निशा, तुम अब तक सोए नहीं? 3 बज चुके हैं रात के। हाँ, नींद नहीं आ रही थी और शादी की पहली रात है। काफी ज्यादा एक्साइटेड थी मैं और तुम हो कि अब आ रहे हो। और वैसे इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें आने में? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हें चाहने वाली तुम्हें आने ही ना दे रही हो मेरे पास? ये तुम कैसी बात कर रही हो निशा? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तुम चाहे तो माँ से भी पूछ सकती हो। और मैं तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, बस इसलिए आने में देर हो गई। अच्छा, पार्टी हो रही थी? मुझे लगा कि खुशी से बात कर रहे थे। मेरा मतलब है कि अपने दोस्तों के बीच अपनी खुशी की बातें कर रहे थे। ये सब बातें छोड़ो, अब हमें सोने जाना चाहिए। कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। गुड नाइट। इतना बोलकर राजीव सो जाता है पर निशा की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर राजीव का पूरा सच जानना चाहती थी, इसलिए वो अपनी सास विमला के कमरे में जाती है और अपनी सास को उठाकर उनसे कहती है, माफ करना माँ जी, मैंने आपको इतनी जल्दी उठा दिया। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे आपसे ना कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ बहू, बोल ना, क्या बात करनी है? अकेले में नहीं माँ जी, सबके सामने। आप घर के हर एक सदस्य को बुला लीजिए। सबके सामने? घर में है ही कौन बहू? हाँ, हम तीनों के अलावा सिर्फ मैं, तू और राजीव ही तो है। बस कीजिए माँ जी, मुझसे और झूठ कहना बंद कर दीजिए आप। इस घर में हम तीनों के अलावा चौथी भी है, मेरी सौतन, राजीव की पहली पत्नी। मुझे इस बारे में जानना है कि जब खुशी राजीव की पत्नी है तो उसने मेरी शादी उनसे क्यों करवाई? निशा की तेज आवाज सुनकर राजीव की भी आंखें खुल जाती है और वो बाहर आता है, जिसके बाद निशा जोर जोर से चिल्लाती हुई खुशी को बाहर आने के लिए कहती है। बहुत लुक्का छिपी खेल लिया तुमने खुशी, अब बाहर निकलो। तुम तो यही चाहती थी कि तुम्हारी सौतन की पहली रात और शादी अधूरी और बर्बाद हो जाए। तो लो, जैसा तुम चाहती थी वैसा हो चुका है।
अब सामने आ जाओ और बताओ कि इतना बड़ा धोखा क्यों दिया तुमने। निशा को सारी सच्चाई का पता चल चुका था, इसलिए अब खुशी भी निशा के सामने आ जाती है और उसे पूरा सच बताती है। सच जानना चाहते हो ना तो सुनो, मैं बहुत अच्छे से जानती थी तुम कॉलेज टाइम से ही राजीव को पसंद करती हो और राजीव जी के लिए तुम्हारे दिल में आज भी प्यार है और इसलिए तुमने शादी नहीं की। पर शायद तुम्हें नहीं पता कि राजीव की शादी हो चुकी है। तुम अच्छी खासी अमीर हो और इस समय हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है। हमारा बिजनेस डूब चुका है, कर्जदार हमारे सर पर बैठे हैं। इसीलिए मैंने राजीव की शादी तुमसे करवाई ताकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी राजीव के नाम हो जाए और फिर राजीव तुम्हें छोड़कर फिर हम सब इस शहर से दूर चले जाएंगे। इतना बड़ा धोखा? अरे अगर पैसे की इतनी ही भूख थी तो मांग लेते ना, लेकिन ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली, मैं जा रही हूँ अभी यहाँ से। इस तरह से निशा अपनी शादी की पहली ही रात को घर से निकल जाती है। अब कुछ महीने इसी तरह से बीत जाते हैं और राजीव कर्ज के दलदल में डूब जाता है। तो वहीं दूसरी ओर खुशी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो निशा से माफी मांगने के लिए उसके पास जाती है। निशा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार के साथ तुम्हारे जज्बातों के साथ खेला, तुम्हारा फायदा उठाना चाहा। माफ कर दूं? अरे तुम लोगों को माफ करके मुझे क्या मिलेगा? मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। नहीं निशा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, जिंदगी तो मैंने अपनी बर्बाद कर ली जो मैं खुद अपने घर में अपनी सौतन लेकर आ गई। पर मैं अपने घर को और डूबता हुआ नहीं देख सकती। अगर कर्ज खत्म नहीं हुआ तो राजीव आत्महत्या कर लेंगे और ये सब कुछ मैंने राजीव जी के लिए तो किया था। तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना सोचा है, मेरा किसी ने नहीं सोचा। ये भी नहीं सोचा कि जब मुझे इन सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो मुझ पर क्या बीतेगी। समझ सकती हूँ निशा, इसलिए तो यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा हक तुम्हें जरूर दिलवाऊंगी। बस राजीव जी को बचा लो, उन्हें इस कर्ज के दलदल से निकाल लो। खुशी के आश्वासन दिलाने पर निशा उसकी बात मान जाती है और उसके साथ अपने ससुराल जाती है, जहां वो देखती है कि राजीव ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। ये सब देखकर निशा राजीव से कहती है, राजीव दरवाजा खोलो भगवान के लिए, खुद को नुकसान मत पहुंचाना। मैं आ चुकी हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बस तुम दरवाजा खोल दो। अब राजीव दरवाजा खोलता है, जिसके बाद निशा राजीव से बात करके बहुत जल्द उसके सारे कर्ज चुका देती है और उसके डूबे हुए बिजनेस में भी पैसे लगाती है और एक बार फिर से सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। निशा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हारा ये कर्ज कभी नहीं चुका सकूंगा। राजीव, अगर तुम मेरा सारा कर्ज चुका सकते हो तो मुझे मेरा हक दे दो। राजीव, मैंने ही तुमसे कहा था कि निशा को शादी के बाद छोड़ देना, पर आज मैं ही कह रही हूँ, तुम निशा को उसके सारे हक दे दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। इसके बाद निशा को उसके सारे हक मिल जाते हैं और निशा अपने ससुराल में अपने ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। निशा की शादी राजीव से आज हुई थी। आज उसके अपने पति के साथ पहली रात थी। निशा काफी खुश थी कि उसकी शादी अच्छे लड़के से हुई है, जिसे वो कॉलेज टाइम से ही पसंद करती थी। निशा अपने कमरे में राजीव का इंतजार कर रही होती है। इतनी रात हो गई और राजीव अभी तक नहीं आए, थोड़ा सा इंतजार कर लेती हूँ। इतना बोलकर निशा कुछ देर और राजीव का इंतजार करने लगती है और इंतजार करते करते उसकी आंख लग जाती है। अब एकदम से निशा की आंख खुलती है और वो देखती है कि रात के 2 बज चुके हैं, पर अब तक राजीव कमरे में नहीं आया। रात के 2 बज गए लेकिन राजीव अभी तक नहीं आए मेरे कमरे में। इतना बोलकर निशा राजीव को फोन करती है, पर उसका नंबर बंद आता है, जिसके बाद निशा खुद कमरे से बाहर निकलती है, जहां निशा देखती है कि राजीव किसी लड़की के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा है। खुशी, मैं तुम्हें पिछले 5 घंटे से एक ही बात समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही बात? मुझे कुछ नहीं समझना, मैंने तुम्हारी शादी उस लड़की से इसलिए करवाई क्योंकि वो अमीर है, समझे तुम? जब तुम्हें अपनी सौतन बर्दाश्त ही नहीं थी तो शादी भी मत करती। और पैसे का क्या है, काम तो कर ही रहा था ना मैं। अब मुझे जाने दो, रात के 2 बज चुके हैं, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। जाओ अपनी दूसरी बीवी के पास, तुम्हारे तो मजे ही मजे। आखिर मुझसे पीछा जो छूटा, नई बीवी जो मिल गई और एक नए पागल तुम्हारे बारे में इतना सोच रही थी, तभी तो मैंने खुशी से तुम्हारी शादी उससे करवा दी।
जिसे तुम जरा भी प्यार नहीं करते, पर वो लड़की आज तुम पर जान छिड़कती है। सोचो जब उसे ये पता चलेगा कि तुमने उसे धोखा दिया है और तुम पहले से शादीशुदा हो, तो क्या बीतेगी उस पर। खुशी, मैंने निशा को अकेले धोखा नहीं दिया है, तुम सब भी मेरे साथ हो और तुम्हारे ही कहने पर मैंने निशा से शादी की है। अगर तुम मुझे इसी तरह से परेशान करोगी तो मैं खुद जाकर निशा को सारी सच्चाई बता दूंगा। अपनी शादी के पहले ही रात में इतना बड़ा सच जानकर निशा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती। निशा उस समय रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद राजीव कमरे में आता है और निशा को जगा हुआ देख बड़ा ही हैरान होता है और उसे कहता है, अरे निशा, तुम अब तक सोए नहीं? 3 बज चुके हैं रात के। हाँ, नींद नहीं आ रही थी और शादी की पहली रात है, काफी ज्यादा एक्साइटेड थी मैं, और तुम हो कि अब आ रहे हो। और वैसे इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें आने में? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हें चाहने वाली तुम्हें आने ही ना दे रही हो मेरे पास? ये तुम कैसी बात कर रही हो निशा? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तुम चाहे तो माँ से भी पूछ सकती हो। और मैं तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, बस इसलिए आने में देर हो गई। अच्छा, पार्टी हो रही थी? मुझे लगा कि खुशी से बात कर रहे थे। मेरा मतलब है कि अपने दोस्तों के बीच अपनी खुशी की बातें कर रहे थे। ये सब बातें छोड़ो, अब हमें सोने जाना चाहिए। कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। गुड नाइट।